सुखदेव के घर के आंगन में सन्नाटे को चीरती हुई लाला धनीराम की आवाज गूंजी। देख सुखदेव, दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। तेरे बाप ने ये जमीन गिरवी रखी थी, अब सूद समेत रकम इतनी हो गई है कि तेरा ये कच्चा घर भी कम पड़ेगा। लाला जी, इस बार फसल अच्छी हुई है, बस मंडी जाने दो, पाई पाई चुका दूंगा। मंडी? अरे मूर्ख, मंडी में माल खरीदेगा कौन? मेरे आदमी बैठे हैं वहां। तू 8 रुपये किलो बेचेगा तभी तेरा माल उठेगा, और 8 रुपये में तो तेरा ब्याज भी नहीं सधेगा। अमन, जो कोने में चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था, आगे आया। उसकी आंखों में अंगारे थे। बाबा, हाथ मत जोड़िए। लाला जी, आप जो कागज दिखा रहे हैं उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। आप डराकर जमीन हड़पना चाहते हैं। ए छोकरे, जुबान संभाल। लाला जी बड़े बुजुर्ग हैं, तू चुप रह। शहर से 2 किताबें पढ़ ली तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। भाई, आप देख नहीं रहे, ये हमें लूट रहे हैं। लूट नहीं रहे, रास्ता दिखा रहे हैं। बाबा, अंगूठा लगा दो। शहर में फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। कम से कम ये रोज रोज की जिल्लत तो खत्म होगी। जिल्लत तब खत्म होगी भाई, जब हम अपनी फसल का दाम खुद तय करेंगे। लाला जी, कल सुबह तक आपको आपकी पहली किश्त मिल जाएगी। अभी आप जा सकते हैं। देख लिया सुखदेव, तेरा छोटा छोरा हवा में उड़ रहा है। कल सूरज ढलने तक अगर 10,000 रुपए हाथ में नहीं आए तो बुलडोजर तैयार रखना। लाला के जाते ही घर में कोहराम मच गया। अमन, तूने क्या कर दिया? 10,000 रुपए कहाँ से लाएगा? क्या मैं अपनी खाल बेच दूं? बाबा, हमारे पास 50 बोरी बाजरा पड़ा है। अगर हम इसे सीधे शहर की सोसाइटियों में बेचें तो 20,000 रुपए मिलेंगे। कैसे बेचेगा? कंधे पर लाद कर। गाड़ी का किराया कहाँ से आएगा? शहर में तुझे घुसने कौन देगा? अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी उसकी माँ सावित्री पीछे से आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। बेटा, ये ले। अमन ने पोटली खोली। उसमें सोने के पुराने झुमके थे। नहीं माँ, ये नहीं, ये तो आपकी आखिरी निशानी है। बाबा को पता चला तो वो टूट जाएंगे। तेरा बाप पहले ही टूट चुका है अमन, उसे फिर से जोड़ना तेरा काम है। ये झुमके मेरी शादी में मेरे पिता ने दिए थे। आज ये एक बेटे की साख बचाने के काम आएंगे। जा, हिम्मत मत हारना। माँ, मैं वादा करता हूँ, एक दिन आपको इससे बड़े झुमके ला कर दूंगा। ये सिर्फ जेवर नहीं, मेरा संकल्प है। अगले दिन अमन ने शहर के अपने एक पुराने दोस्त समीर को फोन किया। समीर, मुझे मदद चाहिए। मेरे पास एकदम शुद्ध बिना खाद वाला बाजरा है। क्या तेरे मोहल्ले में कोई लेगा? अरे भाई, यहाँ शहर में तो लोग ऑर्गेनिक के नाम पर जहर खा रहे हैं। अगर तू गारंटी देता है कि ये शुद्ध है तो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर डालता हूँ। अमन ने मोबाइल निकाला और अपने खेत की एक वीडियो बनाई। राम राम सा, मैं अमन हूँ। ये मेरा खेत है। यहाँ हमने न यूरिया डाला है न कोई पेस्टिसाइड। हम सीधे किसान से आपके किचन तक अनाज पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप बिचौलियों को हटाकर हमें सहारा देना चाहते हैं तो ऑर्डर दें। वीडियो पोस्ट करते ही जैसे चमत्कार हो गया। ये क्या नौटंकी कर रहा है? फोन पर नाचने से पैसे आते हैं क्या? भाई, फोन पर नाच नहीं रहा, भरोसा बेच रहा हूँ। देखिए, 10 मिनट में 15 ऑर्डर आ गए हैं। क्या लोग बिना देखे पैसा दे रहे हैं? यही तो तकनीक की ताकत है भाई। अब मुझे बस एक टेम्पो किराए पर लेना है। विक्रम ने देखा कि अमन कामयाब हो रहा है तो वह सीधा लाला धनीराम के गोदाम पहुंचा। लाला जी, खेल बिगड़ रहा है। अमन ने शहर में ग्राहक ढूंढ लिए हैं। कल वो माल भेजने वाला है। अगर वो सफल हो गया तो गांव का हर किसान मेरे चंगुल से निकल जाएगा। विक्रम, तू मेरा नमक खाता है या उसका? लाला जी, मुझे बस शहर में उस फैक्ट्री की डीलरशिप चाहिए जो आपने वादा की थी। अमन का क्या करना है, आप बताइए। सुन, रात को जब सब सो जाएं, तो उस टेम्पो वाले को समझा देना कि कल उसकी गाड़ी खराब हो जानी चाहिए। और हाँ, रास्ते में चेक पोस्ट पर मेरे आदमी रहेंगे।
अगली सुबह अमन तैयार था। 50 बोरियां टेम्पो में लद चुकी थी। माँ ने तिलक लगाया, लेकिन पिता अभी भी कमरे के अंदर बंद थे। ड्राइवर भाई चलो, देर हो रही है। अरे अमन भैया, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। लगता है इंजन बैठ गया। कल तो ठीक थी, अभी क्या हुआ? अब मैं क्या जानूं, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अमन समझ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने विक्रम की तरफ देखा, जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ठीक है, गाड़ी नहीं चलेगी तो मैं खुद ले जाऊंगा। कैसे? सिर पर रख कर। गांव में 10 बैलगाड़ियां हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने सोचा नहीं था कि अमन इतनी जल्दी दूसरा रास्ता निकाल लेगा। अमन गांव के रहमत चाचा के पास पहुंचा। रहमत चाचा पुराने दौर के आदमी थे, जिन्होंने लाला धनीराम के जुर्म झेले थे। चाचा, मुझे आपकी बैलगाड़ियों की जरूरत है, शहर तक अनाज पहुंचाना है। बेटा, बैल तो तैयार हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक है। लाला के आदमी काली घाटी वाले मोड़ पर पहरा देते हैं। वो तुझे निकलने नहीं देंगे। चाचा, अगर आज हम डर गए तो कल हमारे बच्चे भी गुलाम ही पैदा होंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? तेरी आंखों में तेरे दादा की चमक है अमन। जा, 5 बैलगाड़ियां तैयार कर। शाम ढलते ही बैलगाड़ियां अनाज से लद गईं। पूरा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। पागल हो गया है। बैलगाड़ियों से शहर पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। तब तक तेरे ग्राहक भाग जाएंगे। भाई, ग्राहक इंतजार कर लेंगे, लेकिन मेरी हिम्मत हार गई तो मेरा परिवार मिट जाएगा। हट जाओ रास्ते से। अमन ने बैल की रस्सी थामी और काली घाटी की ओर निकल पड़ा। रात के 2 बज रहे थे। चांदनी रात में बैलों के गले की घंटियां गूंज रही थीं। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर गिरा। रुको चाचा, पीछे हटो। अंधेरे से आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में लोहे की रॉड और लाठियां थीं। सबसे आगे लाला का खास गुंडा कालिया खड़ा था। कहाँ चले छोकरे? लाला की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। तू तो अनाज ले जा रहा है। ये मेरा अनाज है, मेरी मेहनत है, रास्ता छोड़ दो। मेहनत? अब ये धूल चखेगी। चाचा, गाड़ियां पीछे लो, आज हिसाब यही होगा। भीषण लड़ाई शुरू हुई। अमन अकेला था, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार की भूख और किसानों की उम्मीद थी। उसने कालिया के हाथ पर जोरदार वार किया, लेकिन अचानक एक पत्थर आकर उस गुंडे के सिर पर लगा। वह गिर पड़ा। बाबा, वहां सुखदेव खड़े थे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए गर्व था। अमन, मैं घर पर नहीं बैठ सका। मेरा बेटा लड़ रहा है तो बाप कैसे सो सकता है? बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर गुंडों को खदेड़ दिया। कालिया भागते हुए चिल्लाया, देख लेंगे तुझे। अगले दिन दोपहर तक अमन शहर की पहली बड़ी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। ओए, कहाँ ले जा रहे हो ये बैल? यहाँ कचरा फैलाना मना है। भैया, ये कचरा नहीं, शुद्ध सोना है। समीर भाई को फोन मिलाओ। समीर दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके साथ 20-25 और लोग थे। अमन, यार तेरी हालत क्या हो गई? और ये बैलगाड़ी? रास्ता मुश्किल था समीर, लेकिन माल पहुंच गया। ये लो एकदम फ्रेश बाजरा। लोग बोरियां देखने लगे। शुद्ध खुशबू ने सबका मन मोह लिया। भाई, आजकल पैकेट वाला आटा खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। तुम्हारा ये अनाज देखकर गांव की याद आ गई। मैं 10 किलो लूंगी। अमन, मैं अपनी दुकान के लिए 5 बोरियां बुक करना चाहता हूँ। 2 घंटे के अंदर सारी 50 बोरियां बिक गईं। अमन की जेब अब रुपयों से भरी थी। अमन जब गांव पहुंचा तो उसके पास 25,000 रुपए नकद थे। वो सीधा लाला धनीराम की बैठक में पहुंचा। ये लीजिए लाला जी, आपकी पहली किश्त। और याद रखिए, अगली बार अगर रास्ते में पत्थर गिरे तो मैं सड़क नहीं, आपका अहंकार तोड़ूंगा। लाला का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम कोने में खड़ा थर-थर कांप रहा था। तू बच कैसे गया? सच्चाई की ढाल मजबूत होती है लाला। भाई, आप भी सुन लो। शहर में जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे थे, उसका मालिक मेरा ग्राहक बन चुका है। अब आप उनकी गुलामी छोड़ दो। लाला धनीराम की बैठक में उसे धूल चटाने के बाद अमन जब अपने घर की ओर बढ़ा तो उसे रास्ते में
रहमत चाचा के साथ गांव के 10-12 और किसान मिले। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक जिज्ञासा थी। अमन बेटा, जो तूने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। लाला के मुनीम कह रहे थे कि तूने शहर में बिना किसी बिचौलिए के माल बेच दिया। हाँ चाचा, शहर में लोग शुद्ध चीजों के भूखे हैं, उन्हें बस भरोसा चाहिए। देखते ही देखते सुखदेव का आंगन गांव की पंचायत में बदल गया। रहमत चाचा ने अपनी 5 बोरी सरसों सामने रख दी तो किसी ने अपने घर का देसी घी। बेटा, मेरी ये मूंग की दाल भी ले जा। लाला तो इसे मिट्टी के भाव मांग रहा था। अगर तू इसे सही दाम दिला सके तो मेरा घर संवर जाएगा। तभी गांव की कुछ महिलाएं भी आगे आईं। अमन, हम घर पर ये हाथ से पिसा हुआ शुद्ध गरम मसाला और आम का अचार बनाती हैं। क्या शहर के बड़े लोग ये भी खरीदेंगे? चाची, शहर में इसी की तो सबसे ज्यादा मांग है। वहाँ लोग असली स्वाद भूल चुके हैं। आप सब अपना सामान लाइए, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और समीर भाई के जरिए सीधे ग्राहकों तक पहुंचाऊंगा। सुखदेव का आंगन, जो कभी कर्ज के सन्नाटे में डूबा रहता था, आज एक किसान बाजार बन गया था। ये छोकरा तो पूरे गांव का नेता बन गया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लाला के साथ साथ मेरी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। उस दिन शाम तक अमन के पास न केवल अनाज बल्कि गांव की मेहनत की एक पूरी खेप तैयार थी। अमन को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरा गांव बदल रहा है। विक्रम लाला धनीराम को जाकर सब कुछ बताता है। लाला धनीराम ने तिरछी नजरों से विक्रम को देखा, जैसे कह रहा हो कि तू किसी काम का नहीं रहा। विक्रम अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है अमन। इसका हर्जाना तू अपनी जान देकर भरेगा। अमन घर पहुंचा। माँ के चेहरे पर सुकून था और बाबा की छाती गर्व से चौड़ी थी। अमन ने चुपके से माँ के हाथ में वही पोटली थमा दी। सोने के झुमके सुरक्षित थे। बेटा, तूने मेरी साख बचा ली। अभी तो शुरुआत है माँ, मुझे पूरे गांव का अनाज शहर पहुंचाना है। उसी रात जब सब सो रहे थे, अमन के कमरे की खिड़की पर एक पत्थर लगा। पत्थर के साथ एक कागज लिपटा हुआ था। अमन ने घबराकर कागज खोला। उस पर लिखा था, अमन, जिसे तू अपना भाई समझ रहा है, उसने लाला से तेरे अनाज के सौदे के लिए नहीं बल्कि तेरी मौत का सौदा किया है। कल सुबह 4 बजे पुराने कुएं के पास आ। अगर अपनी जमीन के असली कागज चाहिए। अमन कश्मकश में था। क्या ये लाला का कोई जाल था या कोई हमदर्द उसे आगाह कर रहा था? उसने अपनी लाठी उठाई और अंधेरे में पुराने कुएं की ओर चल दिया। वहाँ एक साया खड़ा था। कौन है वहाँ? सामने आओ। साया करीब आया। वो लाला धनीराम का मुंशी था, जिसे लाला ने सालों से दबा कर रखा था। अमन, ये ले, ये तेरे दादा की असली वसीयत है। तेरे बाप ने कभी जमीन गिरवी रखी ही नहीं थी। लाला और तेरे भाई विक्रम ने मिलकर फर्जी कागज बनवाए थे। विक्रम को शहर में फैक्ट्री नहीं बल्कि लाला की जायदाद में हिस्सा चाहिए था। भाई ने अपने ही खून के साथ ऐसा किया। हाँ, और अभी वो लाला के गुंडों के साथ तेरे गोदाम में आग लगाने गया है ताकि तेरा सारा भरोसा राख हो जाए। अमन बिजली की फुर्ती से गोदाम की तरफ भागा। दूर से उसे लपटें दिखाई दे रही थी। वहाँ विक्रम हाथ में जलती हुई मशाल लिए खड़ा था। लाला के आदमी पेट्रोल की कैन खाली कर चुके थे। हवा में मिट्टी के तेल की तीखी गंध और नफरत का धुआं घुला हुआ था। भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये बाबा की उम्र भर की मेहनत और माँ के उन आंसुओं की कीमत है जो उन्होंने रात भर छिपकर बहाए हैं। तेरी बातें अब मुझ पर असर नहीं करेंगी अमन। तू शहर से क्या आया, सब बदल गया। बाबा तुझे शेर समझने लगे। माँ ने अपने जेवर तुझे सौंप दिए और मैं बस एक नौकर बनकर रह गया। मुझे बड़ा आदमी बनना है और तू मुझे एक मामूली किसान की जिल्लत में सड़ाना चाहता है। आज ये अनाज भी जलेगा और तेरा घमंड भी। विक्रम ने मशाल फेंकने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि अंधेरे से एक कड़कती आवाज आई। फेंक दे बेटा, जला दे इस अनाज को। बाबा। सुखदेव अंधेरे से निकलकर सामने आ गए। उनकी कमर झुकी हुई थी,
लेकिन आवाज में एक अजीब सी शांति थी। पर याद रखना, जब ये आग बुझेगी तो तुझे हाथ में राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तू जिसे जिल्लत कह रहा है वो इस मिट्टी का गौरव है। मैंने तुझे इंसान बनाया था, तूने खुद को लाला का पालतू जानवर बना लिया। अगर तुझे लगता है कि ये आग तुझे अमीर बना देगी तो ले, सबसे पहले मुझे जला, क्योंकि मेरा रोम रोम इस मिट्टी के कर्जदार है। विक्रम के हाथ कांपने लगे। मशाल की रोशनी में उसने अपने पिता के पैरों की फटी हुई बिवाइयां और कांपते हुए हाथ देखे। उसे याद आया कि इन्हीं हाथों ने उसे कंधों पर बिठाकर मेला घुमाया था। अचानक लाला का दिया हुआ लालच उसे उस मशाल की आग से भी ज्यादा झुलसाने लगा। अरे विक्रम, क्या देख रहा है? फेंक मशाल, वरना लाला तुझे कच्चा चबा जाएगा। चुप कर बाबा, मैं भटक गया था। ये लाला जहर है जो अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा करता है। वह चुपचाप अपने पिता के चरणों में बैठ गया, जैसे कोई अपराधी अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो। उठो भाई, आज से हम मिलकर इस गांव को डिजिटल विलेज बनाएंगे। 6 महीने बाद गांव में अब बिचौलियों का राज खत्म हो चुका था। बेटा, विक्रम कहाँ है? वो शहर गया है माँ, हमारी अपनी फैक्ट्री की जमीन देखने। अब हम सिर्फ अनाज नहीं बेचेंगे, अब हम शुद्ध किसान ब्रांड का आटा पूरी दुनिया में बेचेंगे। खेतों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली के गीत गूंज रहे थे। मिट्टी की जीत हो चुकी थी।